हेलो गाइस, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीड इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं टीसीए साइकिल का पार्ट 1 और इस पार्ट 2 में हम लोग टीसीए साइकिल के डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। इसमें हम उसका स्टेप वाइज एनालिसिस करेंगे आठों पार्ट को। तो इस लेक्चर को आप गाइस लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे स्टेप वाइज टीसीए साइकिल का डिटेल एनालिसिस और लास्ट में पढ़ेंगे टीसीए साइकिल का बैलेंस शीट, यानी इसमें कितना एनएडीएच बन रहा है, कितना एफएडीएच2 बन रहा है, यही सब तमाम चीज हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप की तरफ जाने से पहले ये देख लेते हैं कि पायरुवेट का स्टाइल कोए में कन्वर्जन कैसे हो रहा है। इसको थोड़ा समझिए बैकग्राउंड को कि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, पायरुवेट होता है। ये पायरुवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को ए में, क्योंकि यही एसिटाइल को ए टीसीए साइकिल में ये एंटर करता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस अगर हम उसको थोड़ा सा सेल पर चर्चा करें तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है और टीसीए साइकिल जो है, ये टीसीए साइकिल आपका कहाँ होगा, ये आपका टीसीए साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, यहाँ साइटोप्लाज्म है, तो इस साइटोप्लाज्म में क्या है, पायरुवेट है। इस पायरुवेट को इस मेम्ब्रेन को पार करके इसके मैट्रिक्स में जाना है। तो यहाँ पर ये पायरुवेट इसके मैट्रिक्स में जाने के लिए एंटीपोर्टर मैकेनिज्म यूज करता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के वॉल में पाया जाता है। एंटीपोर्टर मैकेनिज्म, इसी एंटीपोर्टर मैकेनिज्म के सहारे पायरुवेट आपका सेल के साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला जाता है। आशा करता हूं अभी समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं कि जैसे ही ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला गया, अब क्या होगा, वहां पर इसको CoASH मिलेगा, NAD एक रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट मिलेगा, TPP अगेन कोफैक्टर्स है, लिपोएट कोएंजाइम्स है, FAD कोएंजाइम्स है। आप देखेंगे यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 कोएंजाइम्स है। यहाँ पर आ गया 5 कोएंजाइम। ठीक है, यहाँ एंजाइम है PDH, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है। तो ये एंजाइम 5 कॉम्प्लेक्स मिल करके इस पायरुवेट को किस में कन्वर्ट किया, एसिटाइल को। यहाँ देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल करके यहाँ चला गया। ठीक है, और साथ में आप देख रहे हैं आपने जो NAD डाला था, इससे क्या बना, NADH बना, यानी NAD का रिडक्शन हो रहा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी चल रहा है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड टूटा है, निकला है, यानी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस भी चल रहा है। आशा करता हूं आप समझ पाएंगे। तो यहाँ क्या मैकेनिज्म है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन चल रहा है, जिसमें पायरुवेट को तोड़, पायरुवेट के से CO2 को निकाल कर इसमें COSH डाल दिया, तो ये बन गया एसिटाइल को है। ये जो बॉन्ड बना इसको बोलते हैं, ये थायोएस्टर बॉन्ड कहते हैं, ये काफी हाई एनर्जेटिक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिसमें क्वेश्चन आ चुका है CSIR में, PDH एंजाइम में इस एंजाइम को काम करने के लिए कितने कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है, 5 कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है। याद रखिएगा बेटा, क्वेश्चन आता है पेपर में। और इसमें यह जो कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़ा एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स, इसमें फर्दर 3 एंजाइम और काम करता है, यानी 3 एंजाइम से मिलकर ये काम करता है। E1 एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेगा। दूसरा है डाइहाइड्रोरिपोल ट्रांस एसिटाइलेज, नाम क्या है, ट्रांस एसिटाइलेज, मतलब यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप लिख रहा है आपको, यहाँ कहीं दिख रहा है एसिटाइल ग्रुप, ये यहाँ से आता है। जैसे CO2 निकालोगे ना, तो ये बन जाएगा एसिटाइल ग्रुप। इस एसिटाइल ग्रुप का ये ट्रांसमिशन कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है। ठीक है, ये कन्वर्ट इसके द्वारा किया जाता है। लास्ट एंजाइम है डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन करा रहा है। तीनों एंजाइम का नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट पेपर में पूछा गया है। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं टीसीए साइकिल का स्टेप नंबर 1 देखते हैं। ये स्टार्ट होता है टीसीए साइकिल स्टेप नंबर 1। इसमें क्या होगा कि स्टाइल को यहाँ आ गया,
साथ में ऑक्सैलो एसीटेट जो कि आपका एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स है, ये आ गया। ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो ये रिएक्शन है कंडेंसेशन रिएक्शंस। क्या है? कंडेंसेशन रिएक्शन। जब कंडेंस करोगे तो पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। एंजाइम एसीटेट सिंथेज ये क्या करेगा? ऑक्सैलो एसिटाइल कोए को इस ऑक्सैलो एसीटेट से यहाँ पर रिएक्शन करके जोड़ देगा और ये प्रोडक्ट बना दिया। इसका नाम है सीट्रेट। देखिए यहाँ पर 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसलिए इसका नाम पड़ा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए इस साइकिल का नाम पड़ गया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 की बात है। ये सेकंड स्टेप 2 पार्ट में चलता है। सबसे पहले क्या होगा? सीट्रेट जो बना पिछले स्टेप में, ये सिस एकोनिटेट एक इंटरमीडिएट है, इसमें पहले कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? इस सीट्रेट में हमने पानी जोड़ दिया, सॉरी पानी जोड़ा नहीं, पानी यहाँ से हमने निकाल दिया, सॉरी पानी यहाँ से हमने निकाल दिया। देखा आप, पानी निकल रहा है, यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डिहाइड्रेशन कर दिया। तो ये बन गया पानी, ये निकाल दिया यहाँ से, तो ये बन गया। अब क्या करेंगे? सिस एकोनिटेट में फिर से वाटर डालेंगे, यहीं पर वाटर जाके ऐड करेगा, तो बन गया आइसोसीट्रेट। जरा इसमें डिफरेंस बता पाएंगे? डिफरेंस ये है, ये OH यहाँ है, ये H यहाँ है। ये जैसे सीट्रेट आइसो में कन्वर्ट हो गया, ये OH और H अपने अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर लिए। यही ना क्या है? देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है, 1 2 3 4 5, ये भी 6 कार्बन का है। तो दोनों 6 कार्बन का है, दोनों एक दूसरे का क्या हो गया? ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर हो गया। ठीक है। और यहाँ पर कौन सा रिएक्शन चल रहा है? मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन। एक पानी निकला पहले, बाद में पानी ऐड हो गया। और यहाँ पर रिएक्शन यहाँ पर चल रहा है आइसोमेराइजेशन। हमने सीट्रेट को आइसोमेराइज करके आइसोसीट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन गया? आइसोसीट्रेट। कौन सा एंजाइम काम किया? एकोनिटेज एंजाइम। दोनों में एकोनिटेज एंजाइम काम कर रहा है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3 की हम बात करें तो इसमें क्या है? आइसोसीट्रेट रहेंगे, NAD एज अ कोफैक्टर रहेगा, और जो प्रोडक्ट यहाँ बनेगा वह है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, NADH निकल रहा है। तो इसको मैकेनिज्म समझते हैं। आइसोसीट्रेट यहाँ है। अब देखिए CO2 निकल रहा है, तो क्या कह देंगे? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ NAD डाला था, तो क्या बन गया? NADH बना, यानी NAD पर एक हाइड्रोजन आ गया, यानी NAD का रिडक्शन हुआ, तो ये रिएक्शन बन गया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कोई तो ऑक्सीडाइज हुआ होगा, तभी ये रिड्यूस हुआ है। बात समझ में आपको आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो पार्ट है यहाँ पर डबल बॉन्ड आके बन गया है। ठीक है। तो चूंकि CO2 निकला तो बन गया डीकार्बोक्सिलेशन, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका रिडक्शन हो गया, तो बन गया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यहाँ पे एंजाइम है आइसोसीट्रेट डिहाइड्रोजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और ये पहला RDS है, यानी पूरा का पूरा साइकिल इसके होने पर डिपेंड करता है। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पूरे साइकिल में एक ऐसा स्टेप होगा जो पूरे साइकिल के रेट को डिटरमाइन करेगा, इसलिए पूरे साइकिल को होने के लिए उस रेट को, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को होना बहुत जरूरी है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सैलो एसीटेट क्या है? इंटरमीडिएट है। कभी कभी पेपर में पूछ देता है, CSI में पूछ देगा आपसे इसके बीच में कौन सा इंटरमीडिएट है। और एक बात और बता देते हैं, इस जितना मैं स्टेप बता रहा हूँ आपको, इसमें जितना स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आया हुआ है, आप खोल के देख लीजिएगा CSI नेट का पेपर, उसमें क्वेश्चन पूछ देता है। 3-4 स्ट्रक्चर दे दिया है, 3-4 स्ट्रक्चर दे दिया है ये TCA का इंटरमीडिएट का, और नाम पूछा कि कौन सा मैलेट है, कौन सा सक्सिनेट है। इसे बिल्कुल याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर स्टेप नंबर 4 की बात करें तो 3 में क्या बनाया था आपने? अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना दिया था। इसे फिर से NAD डालेंगे, COA डालेंगे, ये क्या बनाएगा? सक्सिनिल कोए बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, NADH बनेगा और H प्लस बनेगा। अब यहाँ चलिए समझते रिएक्शन से। ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, COSH डाला, NAD डाला, NADH डाला, सॉरी हाँ NAD डाला। तो यहाँ आप देखिए CO2 निकल गया, निकला CO2, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेटिव हो गया, सॉरी डीकार्बोक्सिल रिएक्शन हो गया। ठीक है। आपने डाला NAD, इसका रिडक्शन हुआ, तभी तो बना NADH। जब NADH आपका बन गया तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो रहा है,
इसलिए पूरा का पूरा मैकेनिज्म क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। एंजाइम कौन सा है, अल्फा कीटो डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। ये बता देता हूँ, अल्फा कीटो डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स दिस इज इक्विवेलेंट टू पीडीएच कॉम्प्लेक्स। कभी पेपर में पूछ देता है इसमें से कौन सा एंजाइम है जिसका होमोलोगस है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजन। ये दोनों एंजाइम एक दूसरे का होमोलोगस है, यानी दोनों का स्ट्रक्चर मोरल सेम है, दोनों का रिएक्शन करने का तरीका भी एक ही है, इसलिए इसको कहते हैं एक दूसरे का होमोलोग है। याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पांचवा स्टेप में चलते हैं। चौथा में क्या बना, सक्सिल कोए बन चुका है। ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसमें हमने क्या डाला, जीडीपी डाल दिया, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डाला, तो क्या बना, जीटीपी बन गया। साथ में यहाँ से COSH बाहर निकल गया, ठीक है। ये क्या बन गया, सक्सीनेट बन गया, ठीक है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है, क्योंकि यहीं पर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो रहा है। इस सबस्ट्रेट के सहारे हमने जीडीपी को फास्फोराइलेट करके जीटीपी बना दिया। यहाँ पर फर्स्ट टाइम जीटीपी बन रहा है। टीसीए में जीटीपी डायरेक्टली बनता है, ठीक है। टीसीए में जीटीपी डायरेक्टली बनता है, टीसीए में जीटीपी, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये जीटीपी बाद में कन्वर्ट हो जाता है आपके एटीपी में, ये बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है पेपर में। यहाँ एंजाइम है सक्सिनिल कोए सिंथेटेज नाम का यहाँ एक एंजाइम है। आशा करता हूँ इसको समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 6 की बात करते हैं। अब स्टेप नंबर 6 में क्या है कि ये सक्सिनेट जो स्टेप नंबर 5 में बना, ये सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्टेप भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंस क्या आगे बताते हैं आपको। सबस्ट्रेट लेंगे सक्सिनेट, FAD डालेंगे, प्रोडक्ट क्या बना, फ्यूमरेट, और साथ में बना FADH2। ये FADH2 एंजाइम बाउंड है। यहाँ ये FADH2 फ्री नहीं रहेगा, जिस तरह बाकी सब फ्री था ये फ्री नहीं रहेगा, ये एंजाइम से बाउंड रहेगा। क्यों बाउंड रहेगा बताता हूँ। इसलिए बाउंड रहेगा, आगे इसमें आप देखेंगे कि यहाँ जो एंजाइम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, ये सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन से ये डायरेक्टली बाउंड रहता है। तो जैसे ही ये बनाया FADH2, ये FADH2 इस एंजाइम से बाउंड रहेगा, रिलीज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये बाउंडेड FADH2 डायरेक्टली यहीं से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये इंटर कर जाता है। इसी कारण से FADH2 इस एंजाइम से बाउंड होके रहता है। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। FAD से क्या बना, FADH2 बना, यानी ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो गया, इसलिए लिखा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमने लिख दिया, ठीक है। आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। और आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्टेप नंबर 7 की बात करें तो फ्यूमरेट बना स्टेप नंबर 6 में। फ्यूमरेट से आगे बढ़े तो इसका इंटरमीडिएट है कार्बोनाइन ट्रांसिस्टेट, इसका इंटरमीडिएट है। इससे आगे बढ़ते हुए क्या बनाया, मैलेट, और ये मैलेट आपस में रीअरेंज हुआ तो क्या बना, ये स्ट्रक्चर देखिए। तो इस स्ट्रक्चर को देखिए और इस स्ट्रक्चर को देखिए, आप क्या पाएंगे, ये CO इस डबल बॉन्ड का लॉग क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस में है, इसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। आशा करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक आप जानते होंगे। इस स्ट्रक्चर में देखिए ये CO इस डबल बॉन्ड के एक ही साइड में है, इसको क्या कहते हैं, सिस आइसोमर कहते हैं। ये स्ट्रक्चर हमेशा पेपर में आकर कंफ्यूज किया है बच्चों को, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो मैलेट यहाँ बना, ये मैलेट यहाँ L मैलेट बनता है, पेपर में दे देगा D मैलेट, नहीं, ये L मैलेट एक आइसोमर से ये बनता है फ्यूमरेट से, इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एंजाइम है फ्यूमरेज एंजाइम, यहाँ पर देखिएगा फ्यूमरेज एंजाइम है, पानी की जरूरत पड़ गई, और ये मैकेनिज्म क्या है, पहले फ्यूमरेट का हाइड्रेशन किया, फ्यूमरेट हुआ, इसमें मैंने पानी जोड़ दिया, हाइड्रेशन हो गया, फिर इससे हमने पानी बाहर निकाला तो क्या हुआ, डिहाइड्रेशन करके वापस हमने ये बना दिया। आशा करता हूँ इसको आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 8 की बात करते हैं। इसमें क्या देखेंगे कि ये एल मैलेट आपका किस में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सैलो स्टेट में कन्वर्ट हुआ। आपको याद होगा ऑक्सैलो स्टेट से स्टार्ट किया था, अब वापस वही बन रहा है। इसमें आप क्या देखेंगे, यहाँ अगेन NAD+ आया, मतलब ये देखिए यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ नहीं था, यानी अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ हो रहा है। ये OH और H क्या हुआ, मिलकर पानी बना के इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर दिया, ठीक है। सॉरी यहाँ पानी नहीं बन रहा है,
ये हाइड्रोजन निकला, ये हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, NAD रिड्यूस होकर के NADH प्लस बना दिया, और यहाँ एंजाइम है मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, इसलिए बना ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। मैलेट से क्या बन गया, ऑक्सैलोएसिटेट, रिएक्शन फिर से स्टार्ट हो गया। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, उत्तर आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं बाइलेंसिट। सबसे पहले ओवरऑल रिएक्शन देख ले भैया, इक्वेशन देखते हैं। एक स्टाइल कोई आया, 3 NAD आया होगा, याद रखिए, एक आया आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो में, दूसरा अल्फा कीटो से सक्सिनिक कोए में, और तीसरा कहाँ आया, तीसरा यहाँ आया एल मैलेट से ऑक्सैलोएसिटेट में से 3 NAD, एक FAD, एक GDP, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 2 वाटर मॉलिक्यूल लगा, तो क्या बना, इससे आपका बना 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 बन गया, 2 वाटर मॉलिक्यूल बना, एक रुक जाएगा पेन शायद छूट गया, यहाँ बना 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 आटम खर्च हुआ, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बना, 3 NADH बना, एक FADH2 बना, एक GTP बना, 2 H प्लस बना, एक ये याद रखिएगा, एक साइकिल का है। एक साइकिल मतलब जब सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल स्टाइल कोए जब TCA में जाएगा तो एक साइकिल में 2 कार्बन डाइऑक्साइड बना, 3 NADH बना, एक FADH2 बना, एक GTP बना, 2 H प्लस बना, एक COA बना। अगर इसको 2 टाइम्स कर दे, यानी 2 स्टाइल को ये रिएक्ट कर रहा है, तो इस सब में 2 से गुणा कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने वही लिख रखा है, 2 वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम हुआ, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 2 वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम हुआ, 4 पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकला, यानी 8 हाइड्रोजन निकला, 8 में से 6 हाइड्रोजन को कौन पकड़ लेगा, 6 हाइड्रोजन को पकड़ेगा NADH, तभी तो 6 हाइड्रोजन को NADH पकड़ लिया, बाकी 2 हाइड्रोजन को कौन पकड़ेगा, FAD पकड़ेगा, तो क्या बनाएगा, FADH2 बनाएगा, ये क्या बना रहा है, NADH बना रहा है। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। एक GTP बना और 2 कार्बन एटम छोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक। इस TCA साइकिल में टोटल 30 से 32 ATP बन रहा है। एक चीज बता देता हूं कि जब अब चूंकि ये FADH2 बना है, NADH बना है, अभी भी इसके हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स में कुछ एनर्जी कंजर्व है, इसको हम कहाँ भेजेंगे, इसके बाद में ETC में भेजते हैं। जब ETC में भेजा गया और लोगों ने जब इसका एनालिसिस किया कि एक NADH और एक FADH2 कितना ATP बना रहा है, तो लोगों को पता चला कि एक NADH ऑन एवरेज 2.5 ATP बनाता है और एक FADH2 ऑन एवरेज 1.5 ATP बनाता है। किसी किसी बुक में 1.0 भी लिख देता है, इसमें 2.0 लिख देगा। जैसे कि NCERT की किताब पढ़ेगा, उसमें एक NADH से 2 ही ATP बना रहा है, लेकिन लेनिजर किताब पढ़िए, स्ट्राय पढ़िए, उस सब में 2.5 ATP मिली। ये आपका मोस्ट एक्सेप्टेड और करंट डेटा है, ये याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ आप इस लेक्चर्स को एंजॉय किए होंगे, बात समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और लेक्चर को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करते रहिए, उस वहाँ तक शेयर कीजिए जहाँ बच्चे कॉलेज स्कूल बंद होने के कारण पढ़ नहीं पा रहे और एग्जाम्स भी वगैरह भी आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे लेक्चर को सुनने के लिए।